आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है आपकी। मुझे तो लगता है आज आपने दुनिया फतह करके ही छोड़नी है, क्योंकि आपकी आंखों में जो चमक मुझे नजर आ रही है वो एक शदीद एम्बिशियस शख्स की आंखों में होती है, जो कहता है मैंने जिंदगी में ये करना है, मेरे ये टारगेट्स हैं, मैंने ये अचीव करना है और इससे कम कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में साथियों टारगेट्स होने चाहिए, एम्बिशंस होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, ख्वाब देखने चाहिए, उनको एम्बिशन बनाना चाहिए, उनको टारगेट बनाना चाहिए। लेकिन 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 एक चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एम्बिशन को हासिल करने में आप इर्द गिर्द स्याह सफेद की तमीज ही छोड़ दें। आप इर्द गिर्द ये भी देखना भूल जाएं कि आपके उस एम्बिशन को हासिल करने में कहीं आप किसी को धक्का देके जख्मी करते हुए जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ रहे। ऐसे में होता यह है कि आप जब अपने एम्बिशन को टारगेट तक पहुंचते हैं और मुड़ के देखते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सी कहानियां, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद आपकी वजह से दुख लिए बैठे होते हैं। तो एम्बिशन को जरूर अचीव करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू गेट टू योर ड्रीम्स, ट्राई टू गेट टू योर टारगेट्स, लेकिन इधर उधर देख के, संभल के, खुद भी नहीं गिर जाना। दूसरों को तो क्या गिराना, खुद भी गिर जाते हैं लोग उस एम्बिशन को हासिल करने में। तो बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से एम्बिशन तक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है, एथिकल तरीकों से पहुंचना है, किसी को अड़ंगी दिए बगैर अपने एम्बिशन तक पहुंचना है। इस चीज को जहन में रखें। बाकी आंखों की चमक जो मैंने आपकी देखी थी, बहुत अच्छी बात है। गो गेट योर ड्रीम्स। और आज जनाब कुछ इसी तरह की बातें और सबक आमोज सी कहानी लेके अच्छी खाला हमारे साथ मौजूद है। और अच्छी खाला की आज की जो कहानी है वो एक गोल्डन मछली की कहानी है। वाओ, गोल्डन मछली। और खास बात यह है कि गोल्डन मछली इंसानों की तरह बातें भी करती है। हाँ, और मजे की कहानी होगी। देखेंगे कि गोल्डन मछली क्या हमारे लिए लेकर आती है सबक। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज सदफ जो है वो ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से, इंटरनेट और सोशल मीडिया सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रही हैं, जो है साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग। ये क्या अल्फाज हैं, ये इतनी मुश्किल अंग्रेजी क्यों है, इसका मतलब क्या है, ये हमें सदफ बताएंगी। उनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है और आप सब उसको फॉलो करते हैं। खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स और टीनेजर्स उनके सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एंड हु इज गोइंग टू बी ऑन द मेन सोफा टुडे? येलो सोफे पे कौन आ रहा है? येलो सोफे पे आ रहे हैं जनाब द वन एंड ओनली, आपके हमारे फेवरेट नजम शिराज। और नजम से हम उनकी म्यूजिक, उनके करियर और किस तरह से वो आगे फ्यूचर में अपनी लाइफ को देख रहे हैं, एम्बिशंस की आज सुबह बात हो रही थी। क्या नजम शिराज का भी एक एम्बिशन था और इस एम्बिशन को हासिल करने के लिए उसने अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए क्या सब कुछ कर दिया या कुछ चीजों में एहतियात बरती? इस हवाले से हम नजम से बात करेंगे। सो ये है सब कुछ जनाब आज के ब्रेकफास्ट एट होम में, जो आप सुबह 7:15 पे देखते हैं पीटीवी होम पे, दोपहर 4 बजे देखते हैं पीटीवी होम पे और पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी यूके के नाजरीन सुबह 8 बजे हमारा साथ देते हैं। तो जनाब आज हम देखते हैं कि ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ हमारे लिए क्या लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, खुद तो बड़े मजे की वाटर बॉटल्स और जनाब शेक की बॉटल्स पकड़ी नहीं और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। आप शेयर कर सकते हैं सर। चाय पी चुके हैं ना तो हम तो अपने वो इक्विपमेंट लेके आए हैं। अच्छा जी, वाटर बॉटल्स हैं हमारे पास आज, काशिफ के पास भी और मेरे पास भी। वैसे ये बॉटल्स जो हैं बेसिकली शेक वगैरह के लिए होती हैं, तो आज इसको इक्विपमेंट के तौर पे हम यूज करेंगे। अच्छा, फुल बॉडी वर्कआउट है, कोई वेट नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है बेसिकली। लेकिन मुझे कुछ नजर आ रहा है। वो पी चुकी है ना? नहीं, कुछ है। असल में काशिफ मेरे से सुबह पूछ रहे थे कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मेरा बीसीए है। भाई क्या है? BCAAs ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। अच्छा, तो वो मैं लेना भूल गई। तो जब मैं सुबह आ रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मैंने लिया नहीं, तो आई थॉट कि चले कोई बात नहीं, खैर है, तो हमें बताने का मौका भी मिल जाएगा। होते हैं ये दोनों बड़े अंग्रेज हैं, इनकी तो अंग्रेजियों तो प्रिवेंट योर मसल ब्रेकडाउन होते हैं जो इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं जो लोग, और जो समझते हैं कि मेरा मसल यूज हो रहा है फैट की जगह या एनर्जी की जगह, तो ये लंबा वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज होती है, कसरत ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, एक्सरसाइज वर्जिश के दौरान या वर्जिश के बाद। ठीक, तो एक चीज आज के वर्कआउट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आपने जो भी एग्जाम्पल दी, आगाज़ में मिसाल दी, वो हमें लोग मेरे जैसे और
हम सब जैसे लोग सोचते हैं कि ये हमें एग्जांपल्स कहाँ से मिलेंगी जो आप सुबह सुबह मोटिवेट कर देते हैं, जैसे भी आपने बताया। कहाँ से मिलेंगे? ये एग्जांपल हमारे घर में जगह जगह मिलती है। चूंटी की मिसाल है तो सीख भाई, चूंटी हमें लेसन आज चुंटी की कहानी हम सुनेंगे, एक्सरसाइज होती रहेगी। और ड्रीम्स की बात हो रही थी कि एक कोट है बड़ी मशहूर कि इफ यू फाइट फॉर योर ड्रीम्स फाइट फॉर यू। ओह लवली लवली लवली। चलो, आज का वर्कआउट शुरू Fight for करते you. का- Let's fight for you. तसल्ली हो गई बिल्कुल काशिफ को, ठीक है फ्राइडे। अच्छा जी, अच्छा, एक्सरसाइज एक चीज होती है, आप दोनों को इसके बारे में पता है? मुझे बिल्कुल पता है। काशिफ जो है ना, काशिफ को चले कर कोई ले, वार्म नहीं अप है। कर लीजिएगा। कर आपको ले। हमेशा से बताते हैं कि वार्म अप करना है आपने 5 से 10 मिनट। मौसम ठंडा है, जितना ज्यादा आप वार्म अप करेंगे अच्छा जी, उतना पहली आप इंजरी के चांसेस आपके कम एक्सरसाइज होंगे। वार्म अप आपने कर लिया, ठीक है। वार्म अप करने के बाद बॉटल आपने रखी है, ठीक है। बेसिकली आप एक पाउंड पे अच्छा, आएंगे वैसे एक्चुअली सीरियसली एक बॉटल के साथ पूरा बॉडी वर्कआउट जी, होगा। एंड इट्स एडवांस वर्कआउट। चलिए ठीक है। देखते हैं। बैलेंसिंग अच्छा है, जी, इसमें आप एक- हमसे भी हो सकता है कि एक गलतियां पाउंड पे हों। आएंगे। हाँ। अब आपने बॉटल सामने रखी है, यू हॉप टच डाउन, हॉप टच डाउन, ये। तो अभी आप जैसे कि अगर आप जिम में हैं तो यू कैन हैव अ वेट, अदरवाइज यू कैन डू दिस। ओके, तो आपने 15-20 रेपिटेशंस एंड देन यू चेंज द अदर साइड, हॉप किया एंड टच डाउन। जितना आप पीछे जाना चाहें आप जा सकते हैं। लेकिन और कंट्रोल balance है। फॉर्म में। हाँ, आपने जल्दी जल्दी में यूं नहीं करना। हाँ। बिल्कुल देखिए, मैं हॉप कर रहा हूँ, हॉप करते साथ मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से नीचे जा रहा और हूँ। जितना bend over। हाई आप जाना चाहें, लाइक आप हाई गए एंड देन यू हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल तसल्ली से। बैक, कोई जल्दी नहीं है। Interesting, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमारी हो गई। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हमने करनी है, ठीक है। Ready? अगेन हम पुशअप से स्टार्ट कर लेते हैं काशिफ, ठीक है। बॉटल रखेंगे, यस यस श्योर। ठीक है। And- नीचे आए, यू डू अ पुशअप एंड एंड बैक। बैक। मैं थोड़ी सी एडवांस बताऊंगा, तहमीना थोड़ी सी मॉडरेशन में बताएंगे। नवीना हमेशा इजी एक्सरसाइज बताती है। अच्छा जी, देन साइड पे फॉर एग्जांपल यू डू 15-20 रेपिटेशंस ऑन वन साइड एंड देन द अदर साइड। अच्छा, बोतल की हाइट देख ली, हाँ, कितनी लंबाई है, इसकी वजह से आपकी ज़्यादा एफर्ट लग रही है। मसल टिश्यूज ज़्यादा बर्न हो रहे हैं आपके, ज़्यादा एफर्ट होने की वजह से अच्छा। आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई है। जी, फुल रेंज में जा रहे हैं, बल्कि आप बिल्कुल। एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं अपने आप को। एक्स्ट्रा तो पुश करें intense बिकॉज यू workout गोइंग है। ओवर, हाँ। ठीक है। अच्छा, अगली एक्सरसाइज आपने बॉटल पकड़ी, अगेन आप एक लेग पे आएंगे। जैसे आप नीचे आए इन वॉरियर 3 पोस्चर, उसके बाद यू डू अ पिस्टल पिस्टल स्क्वाट Yes. ऑल द वे डाउन, वेरी गुड। ऑल द वे अप। उसके बाद डाउन अगेन सेम यानी एंड देन pistol यू बनना है। सिट डाउन। इट्स कॉल्ड पिस्टल स्क्वाट, लाइक आप क्योंकि Oh my वन लेग पे God. हैं, ठीक है। काशिफ ये कैसे कर रहे होते हो? तो बहुत मुश्किल है। It is difficult actually. But otherwise, if you have TRX, you can do in the gym. या फिर आप किसी Very चीज को good. होल्ड के करके सकते हैं। बिल्कुल नाइस एंड स्लो, बिल्कुल। एहतियात तो से। नीचे आएंगे ये, उसके बाद अगेन आप इसको होल्ड बैलेंस करके ऐसे करना है। sit अगर आप down. आपका बैलेंस हो रहा है आउट, आप पोजीशन ले दोबारा, जी, ये एंड स्लोली डाउन, यस। एंड ओह, मैं गिरने लगी थी। ऑल द वे डाउन। अच्छा Very जी, good. मेरी तरफ बैलेंस आप लूज कर सकते हैं, बट इट्स not नेचुरल। normal, अगर yeah. आप ये पिस्टल स्क्वाड या जैसे आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेयर है या कोई भी बार है, कोई भी चीज है, Help ले सकते इवन हैं। आप होल्ड कर लें उसको, ठीक है। तो जब आप पीछे जाएंगे, यानी फॉर एग्जांपल यू होल्डिंग समथिंग, और उसके बाद आगे थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए एंड देन यू गो ऑल द वे डाउन, बिल्कुल। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगली एक्सरसाइज जो है, कहती है, ओके। हाँ जी। काशिफ, हमने साइड पे किक करनी है। तो आपने बॉटल होल्ड साइड की, पे एक तो मैं हाथ हूँ। पे। आपको अच्छा, उस साइड पे, ओके। अच्छा जी, बॉटल आपने होल्ड की है, यू डू अ कर्टसी लंज एंड किक, कर्टसी लंज किक। इजी होके करिए, कोई मसला नहीं है। मैं करिए थोड़ा करिए आगे आप, हो हाँ जाती हूँ। बिल्कुल ओके। करिए। अच्छा जी, ये कर्टसी लंज एंड लेग। अभी इसमें देखें कि बैलेंस कितना है आपका। बैलेंस मेंटेन करने के लिए जी। अपनी वेस्ट पे हाथ रख सकते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। हाथ ऐसे कर सकते हैं अगर आप हैंड स्ट्रेट भी करेंगे तो इट्स मोर चैलेंजिंग बेसिकली। और वेस्ट पे हाथ रखेंगे जी। थोड़ा सा जी। कंफर्ट जोन में आ जाएंगे आप। बैलेंस और हो जैसे जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल 10-12 रेपिटेशन इस साइड पे किए हैं, और फिर देन यू विल स्विच हम स्विच करके बता देते हैं, करिए 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 तहमीना। ठीक है। ओके जी, वी आर जस्ट कॉन्शियस लिटिल बिट अबाउट द स्पेस, और फिर Yes. मुझे वो ओवर भी है। अच्छा, उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज करनी है, लास्ट come in एक्सरसाइज है plank. हमारी। जी, आप प्लैंक में आए, जैसे नॉर्मली आप प्लैंक करते हैं, यू होल्ड द बॉटल एंड ये। अभी ये देखिए चैलेंजिंग कितना पाँव है। नीचे भी रख सकते हैं और पाँव जी। हवा में उठा कम सकते हैं। सौखा नहीं, ये बहुत, ये बज़ाहिर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल It is ऑपोजिट difficult. ऑपोजिट पोजीशन है। Opposite. जी, बिल्कुल। अगेन आपने Switch पोजीशन करें। बनाई है एंड देन यू गो ऑपोजिट। अभी पूरी बॉडी का कोर इन्वॉल्व है, शोल्डर्स,
your arms and of course your पर heart इन rate is एक्सरसाइजेस में तेमीना जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है वो ये कि वो जो हम अक्सर बात कर रहे होते हैं साथियों कि ज़रूरी नहीं कि बहुत से डंबल्स बहुत सा जिम इक्विपमेंट आपके पास है और ट्रेडमिल है और बहुत सा पैसा आपने लगाना है या जिम की मेंबरशिप लेनी है। घर में एक बॉटल के साथ एक प्रॉप के तौर पे उसको यूज करके आप अपना पूरी कोर को जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फुल बॉडी ये फुल बॉडी वर्कआउट है। और फिर तो सीख चुके हम तो यहाँ पे जल्दी जल्दी 1-2 रेपिटेशंस बता रहे होते हैं, लेकिन उन 1-2 रेपिटेशंस में आप ये देखेंगे कि हम कितना आउट ऑफ ब्रेथ हैं, ठीक है। और आप इमेजिन करेंगे या आप घर पे जब करते भी होंगे कि व्हेन यू डू अ प्रॉपर वर्कआउट यू विल बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज। आप फैट अपना वो करेंगे, स्ट्रेंथन भी करेंगे, कंडीशनिंग भी करेंगे। अच्छा काशिफ, अगर ये जो आज हमने पूरा सेट लिया है, अगर इस सेट को मैं लेके चलना चाहूँ तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मसलन रोजाना अगर मैं 20 मिनट्स के ये सेट्स लगाऊं तो 20 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी डेज, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, इसको लेके चलना है या हर 2-3 दिन के बाद चेंज करना? नहीं, इसके बाद आप सेकंड करिएगा मेरी बात को। एक वर्कआउट को डेली करने से पहली बात तो ये आपको लगेगा दर्दें होंगी, नताइज मिल रहे हैं, 4-5-6 दिन के बाद आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको आज जो हमने वर्कआउट बताया वो डेली नहीं करना जी। अच्छा, इसीलिए हमारा मकसद भी होता है कि डेली डिफरेंट वर्कआउट आप लोगों के लिए लेके आएँ। पूरे एक हफ्ते का प्लान करके उसको आप 3 माह, 4 माह, 6 माह तक यूज करें, उसके बाद अपना बॉडी को सरप्राइज देना है। सरप्राइज शॉक योर बॉडी, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज बॉडी की एक अपनी क्लॉक होती है, वो यूज टू हो जाती है। तो जो भी वर्कआउट रूटीन्स बता रहे होते हैं, अगर आप 5 टाइम्स अ वीक करते हैं या 3 दिन करते हैं एक्सरसाइज या 6 दिन करते हैं, ऑब्वियसली मसल रिकवरी जरूरी है। तो एक ही मसल को अगर आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रोज बाइसेप तो नहीं करेंगे, तो आपको रेस्ट भी देनी है। तो हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अगर वक्त है हमारे पास तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक क्वेश्चन ले सकते हैं। अच्छा, वेट गेन का हम कर लेते हैं, जो हमें याकूब साहब ने कहा। याकूब साहब ने पूछा हमें काफी सारे नाज़रीन करते हैं कि हम हमेशा फैट लॉस की एक्सरसाइज बताते हैं और गेन करने की नहीं बताते, लेकिन हमने हर प्रोग्राम में तकरीबन हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में आपको ये हमेशा बताया है कि वेट गेन करने के लिए भी सेम एक्सरसाइजेज है, सेम पुशअप, सेम हर तरह की चीज सेम है, सिर्फ ये कि आपकी रेपिटेशंस कम होंगी, स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट जी। और दूसरा ये है कि आम लोगों के बनिस्बत जिन्होंने वेट कम करना है, आपको खाना ज्यादा है, तो वो प्लीज आप अगर अपना खाना पीना थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज करेंगे उनकी रेपिटेशंस। हाँ, वेट लूज करने के लिए इन दोनों से रब्ता करें, वेट गेन करने के लिए इससे रब्ता करें। क्योंकि इस काम में मैं बहुत तेज हूँ। थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ कि रेपिटेशन से मुराद ये है कि जब भी हम 12 से ऊपर रेप्स की बात करते हैं, 25 लगाएं, 20 लगाएं, 1 मिनट तक करें, वो बेसिकली फैट लॉस के ज़मरे में आता है। ग्रेट। और अगर आप रेपिटेशन कम रखते हैं, 6-8 से नीचे, 10 से नीचे, तो वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर थेमीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अच्छी खाला तशरीफ ला चुकी हैं और इनसे आज हम गोल्डन मछली की जो बातें करती हैं उसकी कहानी सुनेंगे। सब बच्चे बड़े इकट्ठे हो जाएं, अच्छी खाला आ गई हैं, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सच पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अच्छी खाला, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, खुश रहिए, क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो आपके फैंस हैं वो हमसे ये पूछ रहे हैं, वो जी। आपके शख्सियत को और आपकी अपनी कहानी को, आप कहानियां सुनाती हैं, आपकी कहानी को भी फॉलो करते हैं। वो कहते हैं अच्छी खाला ने एक दिन बताया था कि वो लाहौर से हैं और इस्लामाबाद में उनकी जिंदगी की पहली सर्दियां हैं जी। तो उनसे पूछें कि अब सर्दी लगनी शुरू हो गई है कि नहीं। देखिए बिल्कुल लग रही है, फुल स्लीव स्वेटर है। वैसे अब तो सर्दी उतनी नहीं पड़ती जितनी पहले पिंडी इस्लामाबाद में पड़ा करती। हाँ, आबादी ज्यादा हो गई, दरख्त कम हो गए, सब्जा कम हो गया, बारिश कम हो गई, तो सर्दी भी कम हो। सर्दी भी कम होगी, इसलिए आपको हमने इधर बुला लिया। ग्रेट। और ये जनाब इधर देखे ना, सर्दी कम होगी लेकिन फिर भी खांसियां जुकाम चल रहे हैं। हमारे साथ जोया है और उजैर है और अब्दुल्ला है, आपकी कहानी सुनने आए हैं। अच्छा जी। और जोया, आपने पहले भी सुनी है कहानियां? अच्छा, नहीं सुनी? चलो जी, आज सुनाते हैं आपको। आज क्या कहानी अच्छी खाला? आज जी एक मछेरे की कहानी है। तो बच्चों, मछेरा क्या होता है? जो मछलियां पकड़ता जो मछलियां है। पकड़ता है, जी बिल्कुल हाँ। सही। तो एक मछेरा था, बड़ा बेचारा गरीब सा, ठीक है।
वो और कोई काम नहीं करता था, मछलियां पकड़ता था, बाजार में जाके बेचता था और उन्हीं पैसों की खाने पीने की चीजें ले आता था और एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। मट्टी का घर होता है ना, मड हाउस, उसमें रहता था। तो जनाब, लेकिन उसकी बीवी जो है ना, वो बहुत लालची औरत थी। अच्छा, एक दिन मछेरा मछलियां पकड़ रहा था तो उसके जाल में ना एक सुनहरे रंग की गोल्डन मछली आ गई। गोल्डन मछली आ गई और गोल्डन मछली को जब उसने पकड़ा तो मछली बोलने लग गई इंसानों की तरह। उसने कहा, भाई मछेरे मुझे छोड़ दो और उसके बाद तुम जो ख्वाहिश करोगे मुझसे, जो मांगोगे, वो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दिया करूंगी। मछेरा बहुत अच्छा नेक इंसान था, उसने मछली को छोड़ दिया और कोई ख्वाहिश नहीं की, घर वापस आ गया। नहीं, इतना सादा था? बहुत सादा था, लेकिन उसकी बीवी उतनी ही होशियार। अच्छा जनाब, जब वो घर आया और बीवी को उसने ये सारा किस्सा सुनाया कि आज एक बोलने वाली मछली थी, गोल्डन रंग की सुनहरी मछली, और उसने मुझसे ये कहा। तो उसकी बीवी कहने लगी, फिर तुमने क्या कहा? उसने कहा कि कुछ नहीं। वो कहने लगी, बहुत बेवकूफ हो, उस मछली से जाके कहो कि हमें इस छोटे से कच्चे घर की जगह एक खूबसूरत घर दे दे जिसमें हम आराम से रहें। चुनाचे जनाब, मछेरा जब दूसरे दिन गया तो वो फिर उसने मछलियां पकड़ी तो गोल्डन मछली अब उसकी दोस्त बन गई थी। वो ऊपर आ गई पानी के। तो मछेरा कहने लगा, दोस्त बन गई थी इसलिए कि वो खुश थी ना, खुश थी ना, उसने उसको दोबारा से दरिया में फेंक दिया था और कोई ख्वाहिश भी नहीं की थी। तो वो ऊपर आई, वो कहने लगा, अच्छी मछली, मेरी बीवी चाहती है कि हम बजाय एक कच्चे घर के एक अच्छे से मुनासिब खूबसूरत घर में रहे। अच्छा, हाँ जी, उसने अच्छी मछली, अच्छी, हाँ, हमारे पास अच्छी खाला है, उसके पास अच्छी मछली। अच्छा। तो जनाब, उसने मछली ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। जब वो घर आया तो उसकी बीवी एक बड़े खूबसूरत से घर में दरवाजे से निकली तो बड़ी खुश थी वो। जबरदस्त। लेकिन वो बहुत लालची थी। वो कहने लगी, नहीं, अब तुम जाके मछली से ये ख्वाहिश का इजहार करो कि हमें एक महल चाहिए। महल चाहिए, बड़ा, जी हाँ, डायरेक्टली महल। खैर, वो मछेरा फिर बेचारा गया बेवकूफ। उसने फिर मछली जैसे ही ऊपर आई पानी के, उसने कहा, अच्छी मछली, मेरी बीवी चाहती है कि एक महल हो, बड़ा महल की तरह का भी घर। अब उसने तरह बना दिया ताकि जरा ज्यादा ना हो जाए, तो हमें महल दे दो एक, तुम अगर दे सकते हो। उसने कहा, अच्छा जाओ, ये भी ख्वाहिश पूरी। वेरी गुड। महल हो गया। अब जनाब, उसकी बीवी जो है महल में रह रही है, लेकिन वो फिर भी मुतमईन नहीं। उसने कहा, अब तुम उससे जाके ख्वाहिश करो कि मुझे मलका बना दे। हाँ जी, मलका बना दे। यार, ये कैसी खातून थी, है ना? ये ऐसे होता है, कोई इंसान लालच में आके एक चीज पे मुतमईन नहीं होता। तो जनाब, वो मछेरा फिर गया बेचारा और बड़ी शर्मिंदगी से उसने मछली से कहा कि मैं क्या करूं, बीवी के हाथों बेचारा क्या क्या कर रहा है कि अब उसे महल चाहिए। मछली ने कहा, अच्छा चलो, महल भी बन जाएगा। महल तो बन गया था, मलका बना दो। वो मलका बन गई जनाब, खूब ताजवाज पहना हुआ, आराम से अपने बिस्तर पे और वो तख्त पे बैठी हुई वो उसने। लेकिन इस पर भी वो औरत मुतमईन नहीं हुई। अब उसने सो रही थी एक दिन, तो सूरज की रोशनी पड़ी उसके चेहरे के ऊपर और उसे धूप लगी, गर्माइश महसूस हुई, तो वो उठ गई और वो बड़ी नाराज हुई। वो कहने लगी, अब तुम जाओ मछली के पास और उसे कहो सूरज का रास्ता बदल दे, मुझे धूप अच्छी नहीं लगती। अब मछेरा बेचारा, जरा नखरे चेक करो, नखरे देखें कि सूरज का रास्ता बदल दे, आप खुद साए में ना जाएं उठ के। हाँ। सूरज रास्ता बदल, आप अपनी करवट ना बदले, सूरज अपना रास्ता बदल दे। जब वो मछेरा आया और मछली फिर ऊपर आई, उसने कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या ऐसे बैठे हो मुंह लटका के? उसने कहा, अच्छी मछली, देखो मेरी बीवी जो है वो चाहती है कि सूरज का तुम रास्ता बदल दो, उसे धूप तंग करती। ओए होए होए। अब जनाब, वो मछली जो थी वो कहने लगी,
कि ये मैं नहीं कर सकती, और मछली पानी में वापस चली गई और फिर कभी नहीं आई। और जनाब जब घर आया मछेरा, हाँ। तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसी कच्चे झोंपड़े में थी, ओए। बैठी हुई। वो सारा कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया इसलिए कि वो लालची औरत थी। और सूरज का रास्ता जो है वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो इसलिए वो जहां से निकलता है निकलेगा, जहां गुरूब होता है वहां जाएगा। तो जनाब ये वो उस लालची औरत का की सजा थी जो उसको दोबारा मिली। तो बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए। अल्लाह मियाँ जितना दे दे उस पे शुक्र करना चाहिए। वेरी गुड। लालच- लालच की तो कोई एंड नहीं है। लालच बुरी बला। लालच बुरी बला है और फिर कोई लिमिट नहीं है। रची खाला, अभी Limit। प्रोग्राम के आगाज में भी हाँ जी। मैं बात कर रहा था एम्बिशन की, Ambition कि आपके की। ड्रीम्स होने चाहिए बच्चों, आपके हाँ। एम्बिशंस होने चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए आप हर तरह का गलत रास्ता इख्तियार बिल्कुल, करें, बिल्कुल, या हर तरह का कि नाजायज कोई हरकत करें, है तरीके ना? इस्तेमाल करें। प्रॉपर तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, हाँ। ईमानदारी के साथ अपने ड्रीम्स तक पहुंचना होता है। जबरदस्त कहानी थी जी आज तो, बड़ा जबरदस्त उसके अंदर मैसेज भी था। अच्छी खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हम साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सदफ हमारे साथ हैं, और आज कुछ ऑनलाइन सोशल मीडिया सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से बात हमेशा ही होती है, लेकिन आज साइबर बुलिंग के बारे में हम जानेंगे और ट्रोलिंग के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या अल्फाज हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. इंसान ने जब तरक्की करनी शुरू की साथियों, तो जो पहिया जब इजाद हुआ, तो पहिया उस दौर की सबसे बड़ी इजाद, और कहा जाता है कि पहिए ने इंसान जिस तरह से रहता था, जिस तरह से जिंदगी गुजारता था, उसकी पूरी तर्ज को बदल के रख दिया। फिर एक और इजाद ऐसी आई कि जिसने इंसान की पूरी जिंदगी के रहन सहन के अंदाज को बदल के रख दिया, और वो था बिजली का करिश्मा, बिजली की इजाद, बिजली का इंसान की जिंदगी में आ जाना। इसने टोटली चेंज कर दिया उस पर्सपेक्टिव को कि जैसे हम जिंदा रहते हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो रूटीन है। और उसके बाद तीसरी इजाद कहा जाता है सबसे बड़ी, पहिए, बिजली, और उसके बाद जिस चीज़ ने इंसान की रहन सहन को मुकम्मल तौर पे बदल दिया है वो है इंटरनेट। और इन तीनों इजादात को एक जितना ही इफेक्टिव और लाइफ चेंजिंग कंसिडर किया जा रहा है। यानी पहिए से पहले का इंसान और पहिए के बाद का इंसान उतना ही बदला जितना बिजली से पहले और बिजली के बाद का इंसान, या इंटरनेट से पहले और इंटरनेट के बाद का इंसान। हम लोग पता नहीं खुशकिस्मत हैं या नहीं कि हम उस ओवरलैप दौर में जिंदा हैं कि जब ये तीसरी बड़ी इजाद का एक बिफोर एंड आफ्टर का ट्रांजिशन हो रहा है। मेरी नस्ल ने ये दोनों अदवार देखे हैं, बिफोर भी आफ्टर भी। हमारे साथ सदफ मौजूद हैं, और ये मैंने देखा है कि आपके सेगमेंट का सदफ इतना ज़्यादा रिस्पांस इसलिए भी आता है कि मेरा ख्याल एक आम आदमी का मसला है। सदफ आप सभी जानते हैं, एक ट्रेनर हैं, एक रिसर्चर हैं, एक गाइड के तौर पे काम करती हैं, ट्रेन करती हैं लोगों को कि सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी से जिंदा रहा जा सकता है। वेलकम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपसे एक गिला है। जी जी। आप ये जो टॉपिक्स लेके आती है ना, ये अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर जाती है। अब साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग, ये क्या अंग्रेजी है? हमें बताइए क्या है? नहीं देखिए, अगर जो टर्म्स हैं वो वाकई नहीं है, लेकिन जो मसाइल हैं एक्चुअली वही पुराने हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप देखें, ये जो मछेरे की बात हो रही थी, जो बेचारा बड़ा मासूम सा मछेरा था, उसकी ये जो सारी हरकत और ख्वाहिशात थी ना कि महल चाहिए, घर चाहिए, उसकी बीवी की, उसकी बीवी थी असल में, तो अपनी ख्वाहिश और अपनी तबीयत से बरक्स काम करना किसी एक के प्रेशर में आके, ठीक है, ये बुलिंग होता है। और ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है। आप जानते होंगे स्कूल्स में जब मैं बड़ी हो रही थी तो वो पेरेंट्स घर आने के बाद कोई तंग तो नहीं करता, कोई ऐसे तो नहीं बोलता, वैसे तो नहीं बोलता, जो एक मीन गर्ल्स का कॉन्सेप्ट होता था, या ऐसे लड़के जो आपसे थोड़े बड़े हों वो आपको धक्का दे दें, मार दें,
या आपको कोई बॉडी शेमिंग करे कि body- बहुत बिल्कुल। मोटा है तो उसको के मोटू या पतलू या Exactly, ये जो नाम रखने वाला कॉन्सेप्ट था, तो जो इसको bullying बुलिंग कहते है बिल्कुल ये एग्जिस्ट तो हमेशा से करती थी, यानी मछेरे की लेकिन कहानी में उसकी बीवी मछेरे की उसकी बुलिंग bullying करती थी। करती थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़रूरी नहीं कि जो आपका बुली है, जो आपकी बुलिंग कर रहा है, वो कोई स्ट्रेंजर होगा। अच्छा। वो आपके अतराफ में से भी लोग हो सकते हैं, और उस वक्त ज़्यादा मसला होता है क्योंकि आप ये रिकग्नाइज़ करना कि जो मेरे अपने लोग हैं, या मेरे दोस्त यार हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी बुलिंग कर सकते हैं। और ये जो रिकग्निशन का ना होना है, इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हुआ सिर्फ इंटरनेट के आने से यही है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है कि जो एक चीज़ एक जगह तक रुकी हुई थी, फिर भी स्कूलों के अंदर, ज़ाहिर है घर के अंदर माँ बाप फिर ख्याल रखते हैं बच्चों का, अब वो बहुत ज़्यादा फैल गई है और बाज़ औक़ात माँ बाप की नज़रों से ओझल हो गई है। सही। ओझल मैं क्यों कह रही हूँ, हमारे माशरे में ज़्यादातर, आपने खुद भी देखा होगा कि बड़ी आदत होती है बड़ों की, वो थोड़ी सी जो टेक्नोफोबिया की मैंने बात की ना, टेक्नोलॉजी से खौफ, तो वो खुद सीखने के बजाय बच्चों से कह देते थे कि हाँ फेसबुक पे वो देख के बता दो कि क्या कर रहा है, ये गूगल करके बता दो, वो गूगल करके बता दो। तो ये जो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है ना, पूरे ख़ानदान की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की रखवाली करने की और आगे बढ़ाने की, उसकी वजह से पेरेंट्स उस पूरे जो एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा नहीं बन उस पा रहे, ऑर्बिट में घुस ही नहीं सकते। उस ऑर्बिट में नहीं घुस सक रहे, और इसीलिए वो ये नहीं जान सकते कि उस ऑर्बिट में वो जो बच्चा है वो किस किस्म के हालात का शिकार है, वो किस किस्म की मुश्किलात का, और जो एक जहनी कश्मकश होती है। देखें, आपका और मेरे ज़माने में ये जो वैलिडेशन वाली चीज़ है ना, हम सब चाहते हैं हमारी तारीफ़ें और अच्छी बातें हमारे बारे में, और जो आसपास के लोग कहते हैं उनका इफ़ेक्ट भी होता है। किसी का रंग कम हो तो ख़ानदान में अगर उससे छेड़छाड़ में ही काला कहना शुरू कर दिया जाए, या कोई दुबला पतला हो, तो ये वाली चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं उसका एक इम्पैक्ट होता था। इंटरनेट के आने की वजह से, सोशल मीडिया की एक्सपेंशन की वजह से ये हुआ कि ये जो आवाज़ें थी जो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ पे प्ले करती हैं, वो बहुत एक्सपैंड हो गई हैं, और उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेंजर्स ने अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। तो अब क्या फिर पेरेंट्स क्या करें? क्या उस ऑर्बिट के अंदर घुसने की कोशिश करें? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये कि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से मुतारिफ़ करवाएं जहाँ आपके बच्चे उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है ये। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे स्कूलों के अंदर, जो मैं स्कूलों में बुलिंग की बात इसलिए कर रही हूँ कि ये बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑनलाइन होती है। कई स्कूलों के, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ के कन्फेशन पेजेस बनते हैं। अच्छा। और उसके अंदर किसी भी एक स्टूडेंट को टारगेट करके किसी की तस्वीर खींच ली और उसके ऊपर बेतहाशा सैकड़ों कमेंट्स। आजकल आपने स्टूडेंट सुसाइड और स्टूडेंट डिप्रेशन की बड़ी स्टोरी सुनी कि उसके अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है, और बाहर इसके ऊपर पॉलिसी साजी भी होनी शुरू हो गई है। लेकिन जाहिर है ये चीज़, ये एक माशरती बुराई है, एक माशरती चैलेंज है, और उसके लिए बच्चों को, इवन टीनेजर्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो अभी अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है जब तक पेरेंट्स रिकग्नाइज नहीं करेंगे साइन। और वो साइंस क्या हैं? आपका बच्चा शायद पहले से ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाए, चुप होना शुरू हो जाए, या कन्फ्रंट्रेशनल एग्रेसिव होना शुरू हो जाए, और अपनी जो फ़ोन है या अपनी डिवाइस है उसके बारे में थोड़ा सीक्रेटिव होना शुरू हो जाए। ओके। हमारे हाँ, सीक्रेसी का रिस्पॉन्स यूजुअली बड़ा एग्रेसिव आता है ना, क्या छुपा रहे हो। हाँ। हो सकता है कि वो चीज़ ऐसी छुपा रहा हो जिसके बारे में वो अपने आप से लड़ रहा है या शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि कोई गलत काम में पड़ा है, हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो और वो नहीं एक्सपोज करना चाहता है कि ये बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, कि अगर किसी जगह मेरी बुराई हो रही है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे आसपास वालों को पता बिल्कुल चले, सही। और स्ट्रगल करूंगी। तो ऐसे में क्या उसको तो कंफर्ट जोन में लाएं, बिल्कुल, कैसे करें? उससे एक तो ये कि ट्रस्ट का जो रिश्ता वैसे है। भी रिश्ता है वो कायम करना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा ये ट्रस्ट भी करना कि वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ उसको भी नहीं पता कि स्क्रीन के पीछे कौन बैठा हुआ है, और उस वक्त आपके पेरेंट्स के स्पेशली, टीचर्स की स्पेशली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछले दिनों वो ब्लू वेल वाला पूरा चर्चा चला था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है क्रिमिनल एक्टिविटी है, लेकिन अगर उसको पूरा देखा जाए वो टारगेट ही बड़े वल्नरेबल बच्चों को और लोगों को कर रहे थे जिन्हें ऑलरेडी डिप्रेशन, इस तरह के मसाइल। तो जब तक पेरेंट्स उस जोन में आके उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने आप को फेमिलराइज नहीं करेंगे। हाँ, तो ये मत समझें कि नहीं ये तो हमारे दौर की चीज़ नहीं है। हाँ। अरे भाई, हमने तो जो देखा इस दुनिया में वो बहुत ही अच्छा, ये एक नया दौर है। नहीं, आपने अपने बच्चों के लिए, उनके आगे से बच्चों के लिए
जैसे कि मैं पहले कह रहा था, हम एक ओवरलैप जनरेशन है ना, ओवरलैप जनरेशन। बहुत मुश्किल काम भी है। एक जो बड़ी मुश्किल चीज़ मुझे लगती है ना, पेरेंट्स को लगता है कि कमेंट्स, ऑनलाइन कमेंट है किसी रैंडम बंदे ने किया, इसका क्या असर होगा, हम इसे नहीं जानते, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, फर्क लेकिन पड़ता है। एक्चुअली फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता तो है। अपने बच्चों को ये देखें कि उनको कोई साइबर बुलिंग तो नहीं कर रहा, जैसे कि हमें सदफ ने बड़े तफसील से बताया। बुलिंग से मुराद ये कि किसी के कमेंट से, किसी की छेड़छाड़ से, किसी के छेड़ रख देने से आपके बच्चे पे नफसाती तौर पे क्या असर पड़ रहा है, और खुदा न खास्ता वो किसी डिप्रेसिव बीमारी का शिकार भी हो सकता है। अच्छा जी, जल्दी से ट्रोलिंग बता दें, ट्रोलिंग और बुलिंग में क्या फर्क है? ट्रोलिंग और बुलिंग में ये फ़र्क है कि ज़रूरी नहीं कि ये जो पूरा एटीट्यूड है, अब मछेरा बच्चा तो नहीं था, बुलिंग मछेरा। उसकी भी हो रही थी। तो अब ऑनलाइन ये जो बिहेवियर्स हैं, जब वो किसी एडल्ट की जानिब टारगेटेड होते हैं, इसकी मिसाल मैं ये दूंगी, बहुत सारे ख़वातीन के ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं भी बड़े मॉम्स ग्रुप का हिस्सा हूँ। अब उसमें ये होता है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी ने अपनी कोई बात शेयर की कि मैंने अपने बच्चे को ना ये करा था, रख के एक थप्पड़ लगा दिया। अब बात बड़ी गलत है, लेकिन एक ग्रुप की सूरत में उसके इस एटीट्यूड के ऊपर जब तनकीद शुरू होती है, जो उसको अपने रोल के मुतालिक ही एक इनसिक्योरिटी का शिकार बना दे, या इस ऐसी कश्मकश में डाल दे कि मैं वाकई बहुत बुरी हूँ, कि ये किसी ने अपनी तस्वीर लगा दी और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जी अपना साइज देखो और अपनी हरकतें देखो, या अपनी उम्र देखो और अपने चौक देखो, इस तरह की चीजें। ये बुलिंग, तो ये ट्रोलिंग के यानी ज़ुमरे में आती है। वही अमल अगर किसी attitudes है। बड़े के लिए होगा तो उसको ट्रोलिंग कहेंगे, बच्चे के लिए होगा तो बुलिंग क्योंकि कहेंगे, या बच्चे के लिए बुलिंग, क्योंकि देखें बुलिंग बड़ी टारगेटेड, बड़े के लिए भी हो सकती है। बड़े के लिए भी हो सकती है। ट्रोलिंग और बुलिंग में फ़र्क ये है, जो ट्रोल्स, जो ऑनलाइन ट्रोल्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो आपकी अपनी ज़ात को निगेट करने की कोशिश करते हैं, और आप उनसे जितना ज़्यादा एंगेज करते हैं वो उतना ज़्यादा आपके ऊपर पड़ता है। अगर आप उन्हें इग्नोर कर दें तो वो चुप हो जाते हैं। तो अच्छा। और ये कई यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी रिसर्चेस सामने आई हैं कि जो ट्रोलिंग वाला बिहेवियर है, और ज़्यादातर ये लोग एनोनिमस होते हैं। बुलीज तो अपने रियल नाम से भी बुलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रोल्स होते हैं ये फेक नामों से, एनोनिमस और ये नामों होते से, इनके पीछे इंसान ही इनके होते पीछे हैं। इंसान ही होते ये हैं। क्या साइकी ये है? बड़े इस पे कोई बड़ी सैडिस्टिक रिसर्च होनी किस्म चाहिए। के इंसान होते, हो सकता है वो आपके तो कोई लॉ, आसपास ही हों। कोई हाँ, लॉ या ऐसी कोई लीगल law चीज नहीं है कि बिल्कुल अगर है। मुझे कोई मैं किसी ट्रोलिंग का शिकार हो रहा हूं तो आई कैन, ये बिल्कुल। साइबर क्राइम है। अगर ये जो ट्रोलिंग ये हरासमेंट के जुमरे में आ जाए और वो इतनी बढ़ जाए कि आप आप हरास फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी का पीछा किया जा रहा है, आप जहाँ भी कोई कमेंट करते हैं और आपको इसी किस्म की जवाबात मौसूल होते हैं, तो बिल्कुल साइबर क्राइम लॉ के ज़रिए आप इंगेज कर सकते हैं FIA को, दूसरे कानून नाफिज करने वाले पाकिस्तान में ऐसे कवानीन हैं। बिल्कुल ये कानून मौजूद है, और FIA की एक वेबसाइट है NR3C, अगर आप गूगल करें तो उस पर आपको ऑनलाइन ही कंप्लेन मैकेनिज्म मिल जाएगा। अच्छा, एक सेकंड, इस वेबसाइट के बारे में जरा हमें तसल्ली से बताएं। NR3C, नेशनल साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर। ओके, ठीक है। तो ये अगर आप गूगल करेंगे FIA NR3C कंप्लेंट नंबर, ठीक है, तो आपको वो पूरा जो उनका फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा, और आप उसके ज़रिए भी कंप्लेन करा सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो जैसे पुलिस थाने में जाके FIR करती है वो वाला तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं साइबर क्राइम कहीं मैं देख रहा हूँ या मेरे साथ हो रहा है तो मैं एक नॉर्मल थाने में जाके भी FIR करा आप FIR करवा सकते हैं, लेकिन हाँ देख रहे हैं तो शायद ना हो सके, क्योंकि जब आप FIR कराते हैं तो वो आप बेसिकली एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की इब्तिदा कर रहे होते हैं ना, तो आपका उससे कहीं ना कहीं कोई लिंक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके नाम के साथ वो जैसे किसी भी जुर्म की आप FIR करवाते हैं। बिल्कुल उसी तरह। ये तो बड़ा सीन खतरनाक सा लग रहा है। हाँ खतरनाक सा है, लेकिन वही बात है ना कि अगर हम ये रिकग्नाइज करके जब तक कानूनी चारा कोई नहीं करेंगे, चारा जोई नहीं करेंगे, तो ये एटीट्यूड्स भी उसी तरह प्रिवेल करते रहेंगे, और बड़ी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्पेशली अगर आप सियासी मामलात पे बात करते हैं, या आप कोई थोड़ी बहुत भी किसी कन्फेंट्रेशन में ऑनलाइन पड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ और से मैं कई आपको दफ़ा रिस्पॉन्स सदफ, मैं तो आता है। खैर इतना इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, नेचुरली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं हल्का फुल्का देखता हूँ ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो रही होती है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये आमने सामने होते तो एक दूसरे को शूट कर देते। हाँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकी है, क्योंकि हमारे मैं कभी अपने भी अगर क्रिटिकल जायज़ा लूँ,
क्योंकि मेरे सामने एक स्क्रीन है और मैं जो सामने वाला है उसके रिएक्शन को उस तरह महसूस नहीं कर सकती जिस तरह आमने सामने अभी अगर आप कोई ऐसी बात करें जिससे मुझे बड़ा इख्तिलाफ हो तो आपके मुंह पे शायद मैं ज़रा तहजीब तमीज़ और तहजीब तमीज़ से ज़्यादा ये ख्याल रखूँगी कि Courtesy में कि courtesy में आपको मेरी बात बुरी ना लगे। अगर मैं जज भी कर रही हूँ तो मैं कम से कम अल्फाज का चुनाव ऐसे करूँगी कि वो जो जजमेंट है उसका ब्लो थोड़ा सा कम हो जाए ना। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि हमारे सामने एक स्क्रीन है और हमें ये भी पता है, हमें ये ज़्यादातर नहीं पता हम किससे एंगेज कर रहे हैं, उसकी नॉइज़, तो उस स्क्रीन का वो एक डिस्टेंस का एक ऑटोमेटिकली फ़ायदा उठा के ना आप फिर जो भी कहना जो भी आप कहना चाहें और वो आप जज की पोजीशन में भी आ जाते हैं ना कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, अब मैं सही करके रहूंगी अभी तो ये वाली सदफ का सेगमेंट हमेशा इस कदर एंगेजिंग होता है और मैं इतना उससे खुद भी सीख रहा होता हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि हमने ब्रेक पे भी जाना है। सदफ थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट वीकेंड अहेड। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे बड़े प्यारे दोस्त नजम शिराज आ चुके हैं। आज उनसे खूब गप लगानी है, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. जी जनाब, वेलकम बैक। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां एक लाफ्टर्स और पॉजिटिविटी और एनर्जी का से भरा हुआ एक शख्स मेरे साथ बैठा हुआ है। नजम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हंसते मुस्कुराते हमेशा की। शुक्र है। मतलब कोई एज का कोई फर्क शर्क कहीं है या कुछ, मतलब कोशिश तो करती है लेकिन क्या हम करते मानते नहीं है। नहीं, यू आर द सेम। जिस दिन आपने मान लिया उस दिन आप बूढ़े हो जाते हैं ना। जिस दिन मान लिया उस दिन बूढ़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। कहते हैं ना, जब आपने मान लेते हैं कि मैं गिर गया तो फिर आप गिर जाते हैं, वाह। अदरवाइज आप दोबारा खड़े हो जाते हैं। कभी लाइफ में नजम फील किया, आज हम सुबह से बात करते चले आ रहे हैं एम्बिशंस की, जी, कि अपने ड्रीम्स को पहुंचना है, एम्बिशन पहुंचना है। कभी जिंदगी में अपने करियर में माशाल्लाह इतना आपने नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत बहुत कमाया, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, क्या नहीं है, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा स्टेज आया कि वो गिरने वाली फीलिंग आई हो कि नजम कहे कि बस अब यहाँ मैं गिर गया हूँ, मैं अपने एम्बिशन तक नहीं पहुंच सकूंगा? जी बहुत दफ़ा, ख़ास तौर पे जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं। जब मैंने वो सॉन्ग किया था एक सोना चाहता हूँ, बहुत शुरू में, तो उस वक्त एक ज़िंदगी में ऐसी स्टेज आई थी कि हर चीज़ बिक गई थी जो मैंने बनाई थी, और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ इट, अब मेरा कोई करियर नहीं होगा ये वो। बट उसके बाद जब तक हमद नहीं आई थी, ना तेरा खुदा कोई और है, उस वक्त तक ये इस तरह के फ्लक्चुएशन नफ्सियाती बहुत थे। अच्छा। लेकिन जब एक दफ़ा आपको वो वाली ओपनिंग जब मेरी हुई कि आपकी ज़िंदगी का मकसद एक्चुअल क्या है, तो फिर ये वाले जो एम्बिशंस थे कैरियर वाले, इन्होंने फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वो एक कनेक्शन जब बन गया, जब आपको राज़िक पे वाकई यकीन हो जाता है, जब आपको सिर्फ नाम या कॉन्सेप्ट की हद तक नहीं, बल्कि आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह है और आपका एक रोल है इस दुनिया में, फिर आपको ये जो हाइज एंड लोज होते हैं, ये आपको सिर्फ आप अलोंग द वे आप इनको चैलेंज समझ के, इसको एक क्या कहते हैं, ज़िंदगी की एक हकीकत समझ के आप गुजर जाते हैं और उसको अपने ऊपर इतना डिप्रेशन में नहीं जाते फिर। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं जो गिफ्ट है बहुत बड़ा अल्लाह का, कि अगर आप वाकई आपका ईमान क्लियर है, खाली थ्योरी में नहीं है, तो डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, खौफ ये आपसे ले लेता है अल्लाह फिर। अब आप डिप्रेस, खौफ कुछ नहीं, ऐसा कुछ इसलिए कि कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। अच्छा। जब आप दूसरों को देख रहे होते हैं कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसने क्या ले लिया, वो मुझसे आगे निकल गया, चार्ट्स में उसका गाना ऊपर चला गया, हमारी तो यही लाइफ थी ना। और ये होता था? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होता था। बैक स्टेज बैठ के आप जो है वो इनसिक्योर हो रहे होते थे कि किसी का कॉन्सर्ट ज़्यादा हिट हो जाएगा या किसी की परफॉर्मेंस, उसकी एंट्री पहले है कि मेरी एंट्री पहले है, उसने 2 करे, मैंने 3 करे। हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, किसकी फिल्म बड़ी हो गई, यही है। इस इंसान इससे ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी लेवल पर चले जाएं। और जब ये निकल जाता है अंदर से, तो बस फिर उसके बाद सुकून। पॉलिटिकल एरिना में भी है, किसकी तकरीर ज़्यादा हिट हो गई, यू नो। एग्जैक्टली। अब तो सोशल मीडिया स्टार्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि जब आप- किसके फॉलोअर्स ज्यादा। Exactly. इंस्टा पे आपके कितने हैं जी, मेरे इतने लाख, इतने हजार हैं, तो ये कंपटीशन। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका एक मकसद है और आपके ऊपर कैमरा है
तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर आप हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, फिर आपको चाय का कप भी उसका भी मज़ा आता है। पहले आप उसमें भी कीड़े निकाल रहे होते हैं कि क्या- मेरा प्रोटोकॉल सही नहीं था, गाड़ी सही नहीं थी, होटल सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो नहीं। फिर आप कहते हैं यार कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा और अल्लाह मुझे हर जगह पर मेरा रिस्क वेट कर रहा होता है। फिर आपकी देखने का अंदाज चेंज हो जाता है। आपने लाइफ में सबसे बड़ा कॉन्सर्ट, जब म्यूजिक बहुत एक्टिवली कॉन्सर्ट्स आप कर रहे थे, कहाँ किया और कितने लोग? क्राउड वाइज क्राउड वाइज अटक शहर में अटक में 1,25,000 लोग, और अटक वालों को आज तक वो याद है क्योंकि हॉकी स्टेडियम में वो लग रहा है पूरा अटक ही आ गया था। और पहली चीज़ जो मैंने स्टेज पे जाके बोली थी, मेरी जुबान से निकला था कि इज दिस रियल? तो आगे से आवाज़ आई थी yes। और बड़ा इमोशनल मोमेंट होता होगा। बहुत इमोशनल। और मुझे आज भी याद है कि जब वो मैंने हम पढ़ी थी, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और, तो सब ने हाथ पकड़े थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी वाह। कि इसको एक कौमी यकजहती का दिन बना दे, तो सब ने वो हाथ पकड़ के वो अनाउंस किया था कि यू नो वी आर वन एंड वी विल लिव लाइक अ फैमिली। आपका नया एंथम भी जी, आया है। जी, जी, टेल जी। मी अबाउट दैट। ये कैसे? और ये जब से ये जो एक पाकिस्तान को नई होप मिली, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो ये मेरी दिल की फीलिंग थी कि इतना बड़ा ट्रक है, उसको एक आदमी धक्का लगा रहा है, और अगर सारी एक्सपेक्टेशन कि हम वॉच करेंगे, देखेंगे ये डिलीवर करते हैं नहीं करते, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ओके। क्योंकि तब्दीली या कोई भी अचीवमेंट जब तक पूरी कौम अपना अपना रोल प्ले नहीं करती और मिल के नहीं उस ट्रक को धक्का लगाते, वो नहीं लगता। तो आप इस धक्के में शामिल हुए? ऑफ कोर्स मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान से इतना कुछ लिया है। तो इसलिए फिर ये लिखा कि आंधी आए या तूफ़ान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूँ तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया अच्छा। कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम में आदमी खुद माइनस हो जाता है हाँ, कि मैं जरा भी आया वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉमा आपके भाई साथ हमने है। हम कहा था, मतलब इसका मतलब रिस्पांसिबिलिटी इधर उधर चली गई। मैं का मतलब है हर बंदा ये ओनरशिप ले, सब्जी वाले से लेके यू नो जनरल तक, कि मैं आई विल प्ले माय रोल। हाँ। तो ये इस एंथम का और इसकी जो ओपनिंग वर्ड्स हैं कि जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रज़ा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। तो ये लॉन्च किया है। नजम, इस वक्त जो म्यूजिक जनरली क्रिएट हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो एक ट्रांजिशनल, इस खित्ते का नुमाइंदा म्यूजिक के अंदर एक ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, या रेपिटिशन ही है? टू बी ऑनेस्ट, एक तो मैं रेगुलर अब ना Follow नहीं सुन पाता हूँ ना फॉलो करता हूँ। पहले एक ज़माने में तो म्यूज़िक चैनल्स और ये वो आप तक पहुँच ही जाता था। ठीक है। अब क्लिप्स भी जो प्रमोट हो रहे होते हैं वो न्यूज़ क्लिप्स होते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। वही म्यूजिक है। वही म्यूज़िक है। बड़े म्यूजिकल होते हैं वैसे वो। बट जो आपका सवाल है, और ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो अभी तक हमारा ड्रामा, फिल्म या म्यूज़िक के अंदर सही तरीके से कन्वे हो रही है। अच्छा। क्योंकि जिन जिन मुल्कों में जब जब भी रेवोल्यूशन आया है, वहाँ के हालात बदले हैं, तो उनकी वो आर्टिस्ट ने उसको बाकायदा पोर्ट्रे किया है, दुनिया को बताया है कि वेयर वी गोइंग, यू नो, हम कहाँ से गुजर रहे तो हैं। हमारा आर्टिस्ट ये नहीं कर चाहे वो आयरिश बैंड्स थे जो आयरिश रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन का। इसी तरह अमेरिकन 60s में जहाँ से गुजरे, जितना भी वो सोल म्यूज़िक आया, एक डिप्रेशन था एक वो एक जो बॉलीवुड का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। फिल्म में भी नजर कोक आता स्टूडियो है। में जो काम हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? कोक स्टूडियो में कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको और प्रोग्रेसिव होते जाना चाहिए, फ्यूजन को और प्रोग्रेसिव होते जाना चाहिए। नजम शिराज हमारे साथ मौजूद हैं जी। चल के लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मशहूरियां ब्रेक से वापस आएंगे तो नजम से गप का सिलसिला जारी है। आपके जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो फिक्र ना करें, मैं अभी पूछने वाला, रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home.
वक्फे के बाद एक बार फिर आपको ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे खुशामदीद कहेंगे। नजम शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नजम, 2011, 12, 13 के अंदर एक मैं ये नहीं कहूंगा एक नया नजम शिराज हमें मिला, मैं ये कहूंगा कि पुराना नजम शिराज कहीं खो गया। अच्छा। और एक आम तासुर ये है कि बस एक रिलीजन और इस्लाम और उस तरफ एक दरिया बह गया सोच का नजम की, और फिर उसने उस तरह से एक्टिव म्यूजिक क्रिएट करना छोड़ दिया। इज दिस ट्रू? जी दिस इज़ ट्रू। वो जो एक म्यूज़िकल करियर था कि एक के बाद एक सॉन्ग आ रहा है, और वो मैं उससे बाहर निकल गया, और सच्ची बात तो यह है कि दिल भर गया। वही चीज़ बार बार कॉन्सर्ट्स और टूरिंग और वही म्यूज़िक और वही। एज सच नथिंग अगेंस्ट म्यूजिक। नहीं, देखें अभी मैंने ये नया तराना जो बनाया है, मैं तुम्हारे साथ हाँ हूँ, तो म्यूजिक है। ठीक म्यूज़िक है। मैंने हमद और नात की, अभी भी कर रहा हूँ, टूर्स करता हूँ, इंग्लिश हमद भी बनाता हूँ माशाल्लाह, बिल्कुल आई नो। अरब्स के यहाँ भी जाता हूँ, टर्किश कल्चर्स में भी जाता हूँ, और अब हर कॉन्टिनेंट में जाता हूँ। जब सिर्फ अपना म्यूज़िक कर रहा था तो सर्टेन जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है वहाँ जाता था। अब इंटरनेशनल ऑडियंस होगी। जी इंटरनेशनल ऑडियंस हो गई है। और असल बात ये होती है कि मैंने हमेशा वही चीज़ मैंने गाई है या पसंद की है जो मेरे दिल की कैफियत है या जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा होता है। जब हमद पड़ी थी तो वो मेरी ज़िंदगी की कैफियत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि म्यूज़िक बराए म्यूज़िक नहीं किया जा सकता। अच्छा। मेरा दिल अगर ये चाह रहा है कि उन चीज़ों के ऊपर गाऊं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, चाहे वो लोगों को जोड़ने वाली हो, चाहे वो सेक्टेरियनिज़म को एड्रेस करने वाली हो, चाहे वो एक्सट्रीमिज़म को एड्रेस करने वाली हो, चाहे हमारा वर्ल्ड जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का। मैंने अभी एक वर्ल्ड पीस सॉन्ग बनाया है, कल मैंने अपने फॉरेन ऑफिस के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी शेयर किया कि ये पाकिस्तान का जो स्टांस है दुनिया के अंदर अगेंस्ट वो वॉर, म्यूजिक के जरिए सामने अगेंस्ट वॉर। हाँ जी, अब यानी इसके जो लिए दिल आपको की टाइम कैफियत लगाना होती पड़ता है, है। दिल की कैफियत होती है उस दौर के, उसके मुताबिक फिर आपका क्रिएटिव काम भी। तो इसका मतलब है वो जो प्यार मोहब्बत वाले गाने हम नजम के सुना करते थे वो उस वक्त दिल की कैफियत थी। वो दिल की कैफियत थी और उससे गुजर रहे थे। और एक ऑब्वियसली कभी ब्रेकअप हुआ आपका, इमोशनल प्यार मोहब्बत में, इश्क में ब्रेकअप? वो तो पहले एल्बम से पहले हो गया था जो ये धोखा भी खा के देखो, एंड हाय हाय हाय। तेरे ख्वाबों में खोना चाहता हूँ, मैं लंबी नींद सोना चाहता हूँ, नहीं, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा, आज की रात बहुत काली है, सोच का दीप जला के देखो। बज़ाहिर ये कोई ब्रेकअप टाइप उस गाना, वक्त जो लेकिन हो रहा नहीं, था लेकिन जिंदगी आप में वो तो जरा- मुझे पता है। अच्छा, क्या मतलब, व्हाट वर यू एक गोइंग? तो जो आपने कहा हर चीज़ ख़त्म हो रही थी। मेरा जो बैंड था वेट मेटल वो ख़त्म हो गया। गाड़ी एक मैंने खरीदी थी, बहुत शौक से, जो पहली गाड़ी होती है वो सबको याद होती है, आपको भी याद होगी, जिसने भी खरीदी है, बड़ी नंबर मेहनत भी से। याद है, 408। मैंने रेड व्हील कप्स लगाए थे उसके, एंड यू नो इट वाज सुजुकी एफएक्स, एक छोटी सी गाड़ी, मेरी भी Suzuki लेकिन FX। वो उससे जो मोहब्बत थी, उसके बाद कुछ भी लिया लेकिन वो वाली बात नहीं दोबारा आई। अच्छा, वो उस मोमेंट में आप गए थे कि वो बिक गाड़ी- गई, सब कुछ मेरे पास था। फिर मैंने वो सॉन्ग एक रिकॉर्ड किया, इनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। उस वक्त वो इत्तेफाक की बात है, मुनीर नियाज़ी साहब की गज़ल सामने भी आ गई। हाँ। जवाद अहमद के हम घर पे, क्योंकि मैं उनके घर पे जैसे एक चौथा भाई है, दो वो भाई सिस्टर, तो मैं आई वाज द फोर्थ फैमिली माशाल्लाह। मेंबर। तो वहाँ बैठे बैठे बस गिटार पे वो जो एक डाउन एंड डिप्रेशन की कैफियत थी, उसमें वो गज़ल मुझे उससे बाहर निकाल लाई। ये जो शेर आपने पढ़ा, यही मुझे लगा था ज़ोर से कि आज की रात बहुत काली है, सोच का दीप जला के देखो। बिकॉज व्हेन यू फाइट बैक, या तो डिप्रेशन में आप फाइट बैक नहीं करेंगे तो फिर तो आप गए। तो उसने फिर वो सॉन्ग ऐसा बना, क्योंकि ज़िंदगी की कैफियत थी तो उसमें वो इमोशंस भी थे। वो रिकॉर्ड हुआ, वो चला, वो एकदम, देन दैट वाज इट। जो हमारे इस वक्त टीनेजर्स हैं, वो मैंने एक चीज़ देखी है कि हर तरह का ऑडियंस इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से। जी, गज़ल का ऑडियंस भी है, क्लासिकल का ऑडियंस भी है, पॉप का भी अभी तक ऑडियंस है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का अलग से ऑडियंस है जो कहते हैं बस सिर्फ म्यूज़िक होना चाहिए। आज आप अगर अपना करियर शुरू कर रहे होते तो क्या आज के दौर में करियर करना बनाना ज़्यादा आसान नहीं है? क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन आपकी ऑडियंस इधर पड़ी हुई है जी, ओ भाई इधर नहीं जाना, हमने राइट मुड़ना, हमारी ऑडियंस इधर पड़ी। हर दौर के अपने प्लस एंड माइनस होते हैं। आज जिस तरह हमने लाखों एल्बम्स बेचे हैं, आज का आर्टिस्ट एल्बम्स उस तरह नहीं बेच सकता। बट वो डिजिटल, हम चूंकि डिजिटल टाइम के नहीं थे
तो आज का आर्टिस्ट जो है वो डिजिटल पे जल्दी बड़ा होता है बिकॉज उसका फोकस शुरू से उस पे ट्विटर, फेसबुक और ऑल दोस कितनी एल्बम्स बेची हैं नजम? हम लोगों के एल्बम सीडीज ये बिकती थी। वो टीडीके की जो कैसेट होती थी ना, उसकी जी। बात ही और होती। लेटर्स मैंने खुद कलेक्ट किए हैं पोस्ट ऑफिस से, फैंस के। अच्छा। पूरा मेरा जो फर्स्ट एल्बम के बाद जो लेटर्स आए थे, तो मेरा कराची में एक अपार्टमेंट था, उसका पूरा लाउंज ऐसे भरा हुआ था वाओ। लेटर्स के साथ, और मैं खोल खोल के पढ़ रहा था। कितनी एक्साइटमेंट होती थी। हाँ, वो फिर वो ईमेल वजीराबाद से रुकैया Exactly. लिखी, नजम भाई है ना? बिल्कुल, वो लेटर का जो मजा था वो फिर ईमेल में नहीं आया। एग्जैक्टली। अच्छा नजम, ये बताएं कि एक मैं उस नजम से आज मिल रहा हूँ जो बड़ा कंटेंटफुल है, एक ठहराव आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो वेरी हैप्पी टू मीट यू। एक ठहराव है, लेकिन फिर भी इंसान होता है जी। उसके हर एज के अंदर कुछ एम्बिशन, कुछ ड्रीम। इस वक्त आपके क्या ऐसा ड्रीम है जो आप चाहते हैं कि आई हैव टू अचीव दिस? मेरा इस वक्त जो चीज़ मुझे जिसे कहते हैं ना खाए जाती है, वो सिर्फ ये है कि जो मेरी ज़िंदगी के साल हैं या जो मुझे टाइम मुझे मिला हुआ है, आई डोंट नो कितना मिला हुआ है, मैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस 100% दे जाऊं जो मुझे अल्लाह ने दिखा दिया है या जो मुझे पर्दे हटा दिए हैं, जो मेरा ज़िंदगी का मकसद है, जो मेरी एप्लीकेशन है इस दुनिया के अंदर। देखिए हर इंसान की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है। ये पर्दा हटने से पहले एप्लीकेशन सिर्फ ये थी कि मुझे बड़ा होना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना घर बार बनाना है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी है वो पैसा, फेमस स्टार, ये बनना है। कुरान ज़िंदगी में आने के बाद आपको सबसे पहले तो ये पता लगता है कि आप आए क्यों थे इधर, आपका मकसद क्या था। आप ऐसे तो ट्रेन में नहीं बैठ जाते ना, किसी मकसद से ही बैठते हैं आप। तो इस वाली ट्रेन का हमने कभी सवाल ही नहीं किया था, हम भी बैठ गए, हमने कहा कि ठीक है सब ये कर रहे हैं तो ठीक है हम भी पैसा कमाएं, हम भी नाम बनाएं। बट एक आने का मकसद भी तो होता है ना। तो जब वो मिल गया, समझ में आ गई कि मेरी एक एप्लीकेशन है जो उसने मुझे रोशनी दी है, जो स्किल दिया है, आवाज़ दी है, जो भी सबको डिफरेंट टैलेंट दिए है, मैं उससे क्या छोड़ के जाऊंगा, या जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं क्या लेकर जा रहा हूँ कि जी मैंने इतने एल्बम बेचे थे, मैंने इतने कॉन्सर्ट्स किए थे, मुझे जो कुछ भी मिला अता हुआ, इल्म, नॉलेज, रोशनी, प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान, मुल्क, लोग इतने सारे, एक रिसोर्स, मैंने क्या किया उसके साथ, व्हाट डिड आई एक्चुअली अकम्प्लिश। तो वो अब ड्रीम ये है कि उसको, वो ये है कि मैं अपने आप को 100% यूटिलाइज कर सकूं और उसको वो डिलीवर कर सकूं जो हमारी जॉब और ड्यूटी है, जिसमें इस वक्त बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान है। कि हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इसके अंदर जो बहुत सारे अमराज हैं, नफ्सियाती अमराज हैं। सोशल तो आप रोज़ सुनते हैं टीवी के ऊपर, पॉलिटिकल तो आप रोज़ सुनते हैं, इकोनॉमिक्स के तो आप रोज़ सुनते हैं, लेकिन जो नफ्सियाती हैं, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, कल क्या होगा, हमारे बच्चे, सब्र नहीं है, जो आपको ट्रैफिक से आइडिया हो जाता है। अगर कोई आपको ट्रैफिक में रास्ता नहीं दे रहा तो वो ज़िंदगी में कहाँ दे रहा होगा। तो एक जो खींचतानी जो है, और यही इसी तरह की कुछ इनसिक्योरिटीज़, इसी तरह के मसाइल थे। शायद या वह ब्रेक के बाद नजम से पूछेंगे कि ये फिर कराची से इंग्लिस्तान मूव कर गए। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो इनकी लंदन और कराची की जो हॉपिंग है इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कराची एक और दुनिया है। सो वो कराची खींच लाता है वापस और फिर इनसिक्योरिटीज ले जाती। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस पे गप लगाएंगे। रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. वेलकम बैक। हमारे साथ नजम शिराज मौजूद हैं। नजम, कहते हैं जो कराचीइट्स होते हैं, जो कराची के अंदर जिसके अंदर कराची गुंदा हुआ हो, वो फिर दुनिया के किसी कोने में जाके नहीं रह सकता। तो कैसे चले गए, क्या याद आता है? मैं तो पंजाब में पला बड़ा। अच्छा, आप पंजाब, लेकिन आपने ज्यादा वक्त तो कराची में नहीं गुजारा। गुंदा हुआ लाहौर है आपके अंदर या कराची? अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं पंजाब में पला बड़ा, फिर म्यूज़िक की वजह से कराची चला गया, फिर उसके बाद अल्लाह ने 20 साल में सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाए। तो वो मैं टू बी ऑनेस्ट अब कहीं पे भी रहा जा सकता है, एज लॉन्ग एज आप बिखरे हुए ना हो, आपको पता हो कि आप कौन है,
ऐसा ना हो कि यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट पे उतरे और बदल ही गए, कपड़े भी बदल गए और सेल्फीज़ भी डिफरेंट आ रही होती है ना। मतलब आप कहीं भी जाएं वहाँ उसके रंग में ना रंगे जाएं। आप कहीं भी हो अपनी अगर वैल्यू सिस्टम के साथ एंड यू आर हैप्पी इनसाइड एंड यू हैव योर ओन प्रिंसिपल्स, आपको पता है कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या मकसद है, तो फिर देन यू एडजस्ट एवरीवेयर। लेकिन what makes you, how do you, let me grab the appropriate word, आप enjoy fun कैसे करते हैं? What is fun in your life? फन, आई प्ले पिंग पोंग। मैं कंपेटिटिव लीग खेलता हूँ, टेबल टेनिस। Lovely. और क्रिकेट खेलता हूँ, वो भी इंग्लैंड में जो है यानी प्रोफेशनल क्रिकेट से नीचे जो टॉप प्रीमियर लीग होती है, मैं वो खेलता रहा हूँ पिछले 2-3 साल। और सैटरडे को हमारी एक 4 काउंटी जो हाईएस्ट लीग है वो खेला हूँ इस लास्ट समर में। और पिछले साल से फिर पिंग पोंग शुरू की है और वापस, Table यानी मेरा tennis. शुरू में कॉलेज में वो करियर था, एक पैशन था, फिर मैंने उसकी थोड़ी कोचिंग भी ली और अभी मैं कंपेटिटिव लीग खेल रहा हूँ वहाँ पे पिंग पोंग। सो दैट इज़ माय फन, Wow. स्पोर्ट्स। अच्छा, मुझे ये आई एम बिल्कुल- स्पोर्ट्समैन एट हार्ट। अरे great, इसके great. अलावा वो जो एक ज़माने में जो फ़न था, नाइट आउट और ये वो ख़त्म हो गया क्योंकि सारी रूटीन ही चेंज हो गई। रात को मेरी कुरान की स्टडी क्लास होती है, फैमिली, तो वो वाला दौर गुजर गया, रातों को निकलने वाला और यू नो नाइट आउट वाला नजम Bachelor शिराज life कहीं ये बाहर ही वो। नाइट पे ही रह गया बाहर, है ना? तो अभी जो फन है वो स्पोर्ट्स और प्लेइंग विद माय लिटिल वन, नाइस नाइस फैमिली, दैट्स माय फन। गुड गुड गुड। नजम, ये हो नहीं सकता, हालांकि इस वक्त ऑर्केस्ट्रा और वो सब नहीं है, कि आप मौजूद हो और नशिस्त हो आपसे गप की, और वो भी- सुबह का टाइम हो। और सुबह के टाइम हो और जो कुछ उस कनेक्शन की बात ना हो, तो लेकिन इससे पहले कि आप हमारे साथ शेयर करें खूबसूरत एनर्जेटिक आवाज़ में ना मेरा खुदा ना तेरा खुदा, आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियंस कि उन्होंने नजम शिराज के साथ और मेरे साथ इस स्पेशल नशिस्त को एक्सपीरियंस किया। मेरी नजम की बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई है, लेकिन आई हैव बीन फॉलोइंग योर करियर एंड ऐसा योर लगा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, ऐसा लगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लगा नहीं, ऐसा लेकिन नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं, लेकिन हमने अभी जब हम मिले हैं तो बिहाइंड द, जब आप लोग ब्रेक पे गए थे, मैं नजम मिले तो हम दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे की तारीफें की कि तुम भी बिल्कुल वैसे हो, कहते तुम भी बिल्कुल वैसे। कुछ नहीं बदला। दैट्स नॉट ट्रू। नहीं नहीं, you are the same. Obviously you have evolved a lot intellectually, mashallah. I'm so very happy to meet you. लेकिन देखने में दूसरी तरह हंसता मुस्कुराता, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी प्यारा सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लग रहा है, क्या कहते हैं उसको, हुस्न नज़र, हुस्न नज़र। हुस्न नज़र है आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस वीकेंड, और ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो फिर मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:15 बजे और शाम 4 बजे, और पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होती है।
मौजूद है।